यस, आज हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो डेप्रिसिएशन है इसका मीनिंग क्या होता है। पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, डेप्रिसिएशन की यदि बात की जाए तो डेप्रिसिएशन जो होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी भी यदि फिक्स्ड असेट्स को, किसी भी फिक्स्ड असेट्स को यदि कंटिन्यूसली हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, किसी भी फिक्स्ड असेट्स को यदि हम कंटिन्यूसली प्रोडक्शन में, उत्पादन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उस फिक्स्ड असेट्स की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जब हम किसी फिक्स्ड असेट्स को प्रोडक्शन में कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो उस फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ये जो उस फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, ये जो उस फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसी ही अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास कहा जाता है। इसे ही, इसी कमी को, इसी डिक्रीजिंग को हम कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब जब हमने मीनिंग की बात की तो बार बार एक वर्ड, एक नाम सामने आ रहा है कि फिक्स्ड असेट्स। तो चलिए समझते हैं कि फिक्स्ड असेट्स होती क्या है। जब मैंने किसी से पूछा कि भाई बताइए फिक्स्ड असेट्स क्या होती है, तो बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया कि बोले सर ऐसी असेट्स जो कि एक प्लेस पर, एक स्थान पर फिक्स होती है, जो कि एक प्लेस पर, एक स्थान पर क्या होती है, फिक्स होती है सर, वो कहलाती है फिक्स्ड असेट्स। ठीक है भाई, बच्चों का जितना ज्ञान था उतना उन्होंने जवाब दिया। चलिए, और फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या बताया आपने कि ऐसी एसेट जो एक प्लेस पर, एक स्थान पर फिक्स्ड होती है। बोले सर जैसे बिल्डिंग एक स्थान पर फिक्स होती है तो वो क्या हो गई सर, फिक्स्ड असेट्स हो गया। सर मशीन एक स्थान पर, एक प्लेस पर क्या होती है, फिक्स होती है, इंस्टॉल होती है, तो वो सर फिक्स्ड असेट्स हो गया। बट ये आंसर परफेक्टली राइट नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं कि फिक्स्ड असेट्स जो होती है उसका एक्चुअल में कॉमर्स में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असेट्स की। सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, असेट्स की। ठीक है, असेट्स में जो पहला हम टाइप्स देखने जा रहे हैं वो है हमारा फिक्स्ड असेट्स। और फिक्स्ड असेट्स का जो मीनिंग है वो क्या है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो फिक्स्ड असेट्स का मीनिंग कुछ ऐसा होता है, साधारण बोलचाल की भाषा में स्थायी संपत्ति से आशय ऐसी संपत्तियों से होता है जो कि एक स्थान पर स्थायी होती है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ कुछ इस प्रकार से होता है कि ऐसी संपत्तियां जिनकी मात्रा दिन प्रतिदिन बार बार परिवर्तित नहीं होती है। ऐसी संपत्तियां जिनकी मात्रा दिन प्रतिदिन बार बार परिवर्तित नहीं होती है, उन संपत्तियों को स्थायी संपत्तियां कहा जाता है। जैसे मशीन हो गया, भवन हो गया, फर्नीचर हो गई, किताबें हो गई, कार हो गई आदि, ये कहलाती है हमारी फिक्स्ड असेट्स। In simple word, fixed assets mean assets that are fixed in one place. But the real meaning of the something like this is that assets whose volume does not change day to day are called fixed assets. Goes like machine, building, furniture, books, car, etc.
ठीक है, अब इनको क्यों कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, थोड़ी सी चर्चा हम इस बात पे भी कर लेते हैं। जैसे मशीन, हमने कोई मशीन खरीद के लाए, हम कोई मशीन खरीद के लाए और उस मशीन को हमने फैक्ट्री में क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। उस मशीन को हमने फैक्ट्री में क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब बताओ, वो मशीन मान लीजिए कि 4 फीट की है, 4 फीट की मशीन है वो, तो क्या ये जो 4 फीट की मशीन है, क्या इसकी क्वांटिटी 5 फीट हो जाएगी, 6 फीट हो जाएगी, क्या 3 फीट हो जाएगी? बोले सर नहीं होगी, उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो साइज है वो वैसे ही रहेगा, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो साइज है वो वैसी ही रहेगी। इसीलिए इससे क्या कहते हैं हम, फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। अब जैसे बिल्डिंग मान लीजिए 2 मंजिला है, 2 फ्लोर है, तो फिर ऐसी कंडीशन वो 2 मंजिला वैसी की वैसी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि आज ये 3 मंजिला हो गई और कल वो 1 ही मंजिला रह गई। इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा क्या बार बार चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना, इसलिए फिक्स्ड एसेट्स है। जैसे कार एक है अपने पास, एक कार है अपने पास, तो क्या वो 2 कार हो जाएगी, 3 कार हो जाएगी, कल एक वो जो थी वो भी गायब हो जाएगी? क्या इसकी क्वांटिटी में फ्रिक्वेंटली चेंज आ रहा है क्या? बोले सर नहीं आ रहा है। इसलिए ये क्या कहलाती है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। बात क्लियर हो गई होगी कि फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग क्या है। तो फाइनली एक लाइन में यदि बात करें तो ऐसी एसेट्स जिनकी क्वांटिटी बार बार चेंज नहीं होती है, ऐसी एसेट्स जिनकी क्वांटिटी बार बार चेंज नहीं होती है, वो एसेट्स हमारी क्या कहलाती है, फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। ओके, ऐसी ही कुछ एक एसेट्स और होती है जिसे कहा जाता है करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां जिसे हम कहते हैं। करंट एसेट्स की यदि हम बात करें तो चालू संपत्तियों से आशय ऐसी संपत्तियों से होता है जिनकी मात्रा दिन प्रतिदिन बार बार परिवर्तित होती है, उन संपत्तियों को चालू संपत्तियां कहा जाता है। जैसे रोकड़ हो गया, स्कंद स्टॉक हो गया, देनदार हो गए, बैंक शेष हो गया, प्राप्य विपत्र हो गए, ये सब एसेट्स क्या कहलाती है, आपकी करंट एसेट्स। Current assets are defined as those assets whose volume change frequently day to day. Such assets are called current assets, like cash, stock, debtor, bank balance, bills receivable, etc. तो ये कहलाती है हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। देखिए हमने लिखा है कि ऐसी संपत्तियां जिनकी मात्रा, जिनकी क्वांटिटी बार बार चेंज होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। जैसे हमारी एक किराने की दुकान है, कोई फर्म है, तो उस दुकान में तिजोरी में जो रुपया रखा हुआ रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, कैश कहलाता है, वो हमारा कैश होता है। अब बताइए, वो जो तिजोरी में कैश रखा हुआ है वो दिन में कई बार चेंज होगा या नहीं होगा? बोलिए सर बिल्कुल होगा। किसी से पेमेंट आएगा तो बढ़ जाएगा, क्वांटिटी चेंज हुई ना कैश की। हम किसी को पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी चेंज होगी। स्टॉक क्या होता है? बोले सर जो माल हमारे पास बचा रहे वो हमारा क्या होता है, स्टॉक। तो पिछले दिन की बात करें तो स्टॉक अलग होगा, आज के दिन की बात करें तो स्टॉक अलग होगा, कल के दिन की बात करें तो स्टॉक क्या होगा, अलग होगा। जो माल बचा हुआ है उसकी क्वांटिटी हर दिन चेंज हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जिसकी क्वांटिटी चेंज हो जाए वो करंट एसेट्स हो गई। तो ये हमारी करंट एसेट्स हो गई। डेटर कौन होते हैं? अरे जिनको हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करते हैं। डेटर कौन होते हैं? जिनको हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करते हैं, वो डेटर होते हैं। तो हमने कस्टमर्स को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया, बताओ डेटर्स क्या होंगे? बोले सर बढ़ेंगे। उन कस्टमर को जिनको हमने क्रेडिट में सोल्ड किया, और माल सोल्ड किया, और माल सोल्ड किया, और माल सोल्ड किया, तो डेटर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब उन डेटर्स से
उन डेटर्स से कैश मिला, उन डेटर्स से कैश मिला, उन डेटर्स से कैश मिला, तो डेटर्स क्या हो रहे हैं आपके, कम हो रहे हैं। तो ऐसे करके डेटर्स की क्वांटिटी बार बार क्या होती है, चेंज होती है। बैंक बैलेंस, क्या लिखा हमने, बैंक बैलेंस। हाँ सही बात है, किसी पार्टी से हमें पेमेंट मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हम किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। हमने बिजनेस के एक्सपेंसेस चेक से दे दिए, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा कैश मतलब बैंक बैलेंस जो है वो बार बार कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होते रहता है। तो बैंक बैलेंस हमारी करंट असेट्स होगी। ठीक है, अब इन दोनों असेट्स की यदि मैं बात कर ली है, मैंने समझ लिया है, तो इन दोनों असेट्स में से केवल जो फिक्स असेट्स होती हैं, जो फिक्स असेट्स होती हैं, इन्हीं फिक्स असेट्स पर क्या लगाया जाता है, डेप्रीशिएशन लगाया जाता है। कभी भी करंट असेट्स पर डेप्रीशिएशन नहीं लगाया जाता है। डेप्रीशिएशन हमेशा किस पे लगाया जाता है, फिक्स असेट्स पे लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम इसका देखते हैं कि डेप्रीशिएशन की जो कैलकुलेशन है वो किस फार्मूले से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, कपिल ने 1 जनवरी 2016 को एक यंत्र 28,000 रुपए में क्रय किया जो कि 5 वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है। इसका अवशिष्ट मूल्य 0 है। वार्षिक हास की गणना कीजिए। Kapil purchased a machinery on 1st January 2016 for rupees 28,000, which can be used for 5 years. Its residual value is 0. Calculate annual depreciation. Yes, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए से हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि एनुअल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करिए। अब एनुअल डेप्रिसिएशन का हमें कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। यदि हमें फार्मूला पता होगा तो हम एनुअल डेप्रिसिएशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको याद रखना है कुछ टर्म्स। यदि क्वेश्चन में हमें वो स्क्रैप वैल्यू दे रहा है, यदि क्वेश्चन में वो हमें स्क्रैप वैल्यू दे रहा है, यदि क्वेश्चन में वो हमें एस्टिमेटेड लाइफ दे रहा है, तो फिर हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इस फार्मूले से करनी है। फार्मूला क्या लगाएंगे हम, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परचेस प्राइस लिखेंगे। परचेस प्राइस मतलब जितने भी रुपए में हमने असेट्स को, मशीन को परचेस किया है, जितने भी रुपए में हमने मशीन को परचेस किया है वो कहलाती है हमारी परचेस प्राइस। तो सबसे पहले हमें परचेस प्राइस लिखना है, प्लस यदि इस मशीन को जिसे हम लेकर आए हैं उसकी रिपेयरिंग पर या उसके एस्टैब्लिशमेंट पर कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है, या उसे सेलर की दुकान से अपनी फैक्ट्री तक लाने में कोई कैरेज वगैरह दे रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस हो रहा है, तो वो एक्सपेंसेस इस मशीन की परचेस प्राइस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस होगा। ध्यान रखेंगे हम। तो परचेस प्राइस प्लस रिपेयर या एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर ये कहलाती है कॉस्ट प्राइस। इन दोनों प्राइस को जैसे ही हम ऐड कर लेते हैं तो ये कहलाती है आपकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है आपकी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब आप कहेंगे सर ये स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए कि मैंने मशीन को परचेस किया, फैक्ट्री में लगाया और इस मशीन को मैं 10 सालों तक
10 ईयर तक यूज करूंगा। तो आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद जब ये मशीन बेकार हो जाएगी, जब ये मशीन बेकार हो जाएगी तो इस मशीन को हम स्क्रैप में अटाले वाले के पास क्या करेंगे, बेच देंगे। तो वो जो स्क्रैप में हमें वैल्यू मिल रहा है, अटाले वाले से जो प्राइस हमें मिलेगा वो प्राइस कहलाएगा आपका स्क्रैप वैल्यू। बराबर। तो ये स्क्रैप वैल्यू कौन सी ईयर का होता है, जब मैंने इसकी एस्टिमेटेड लाइफ को यूज कर लिया, जब मैंने एस्टिमेटेड लाइफ में मशीन को यूज कर लिया, तो उसके बाद इस मशीन को मैं जब सेल आउट करूंगा तो मुझे लास्ट में जो इस वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या कहलाता है, आपका स्क्रैप वैल्यू कहलाता है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ क्यों बोल रहे हैं, एस्टिमेटेड लाइफ इसलिए बोल रहे हैं कि हम जितना अनुमान लगा रहे हैं उससे ज्यादा भी चल सकती है या उससे कम भी चल सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एस्टिमेटेड लाइफ। मतलब जब मशीन को हम परचेज करते हैं ना तो एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि ये कितने साल तक और चल पाएगी। तो वो लाइफ, जितने साल मशीन चलेगी, जितने वर्ष मशीन चलेगी, वो उसकी क्या कहलाती है, एस्टिमेटेड लाइफ कहलाती है। जब ये फार्मूला लगाएंगे हम, वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या कहलाएगा, आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कहलाएगा, वार्षिक ह्रास कहलाएगा। 1 साल का डेप्रिसिएशन आपका यहां आ जाएगा। ठीक है भाई। हिंदी में बात करें तो क्रय मूल्य प्लस स्थापना या मरम्मत के खर्च, ब्रैकेट और क्लोज माइनस अवशिष्ट मूल्य, स्क्रैप वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, अवशिष्ट मूल्य। इसे आप खंड मूल्य भी बोल सकते हैं, इसे आप खंड मूल्य भी बोल सकते हैं, बटे में अनुमानित जीवन काल बराबर आता है आपका वार्षिक ह्रास। क्लियर। अब ये तो हमने फार्मूला देख लिया, क्वेश्चन में से वैल्यू उठा लें हम। तो देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि 28,000 रुपीज में हमने मशीन को परचेस किया है। 28,000 में मशीन को क्या किया है, परचेस किया है। क्वेश्चन में उसने ओनली हमें क्या दे रखा है, 28,000 रुपीज परचेस प्राइस दिया है और कुछ नहीं दिया है। ये कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं, स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है। पढ़ लिया हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से, स्क्रैप वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं है। एस्टिमेटेड लाइफ की बात करें, हाँ ये जरूर प्रश्न में उसने 5 ईयर दिया है, ये जरूर प्रश्न में उसने 5 ईयर दिया हुआ है। तो चलिए हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारी परचेस प्राइस है वो कितनी दी हुई है उसने, 28,000, तो वो लिख दी हमने। कोई एक्सपेंसेस है नहीं तो यही हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। अवशिष्ट मूल्य क्वेश्चन में है नहीं, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, तो चलिए लेस भी कुछ नहीं करना है, ऐड भी कुछ नहीं करना है। एस्टिमेटेड लाइफ देखिए क्वेश्चन में उसने 5 दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ देखिए क्वेश्चन में 5 ईयर उसने बताया है, तो ये लिख दिया हमने 5। 28,000 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ रहा है आपका 5600। ये जो 5600 रुपीज आ रहा है ये कहलाएगा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन, 5600, 5,600 रुपए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है।